हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक कृतिका से चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक हैं कमलेश्वर। लेखक ने इस चैप्टर में जॉर्ज पंचम की नाक यानी कि उन्होंने कटाक्ष किया है इज़्ज़त पर, यानी ये जो नाक है वो प्रतीक क्या मानी जा रही है, इज़्ज़त मानी जा रही है। और लेखक का कहना है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, यहाँ तक कि जो इस देश के बच्चे हैं, उनकी इज़्ज़त भी जॉर्ज पंचम की इज़्ज़त से काफ़ी बड़ी है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिखा ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय प्रिंस फिलिप के साथ यानी अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों में से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आ रही हैं। रानी एलिजाबेथ की दर्जी अलग परेशान था कि जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी जाएंगी तो कब क्या पहनेंगी। यहाँ तक कि उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही हिंदुस्तान का दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, क्योंकि ज़माना नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी, यानी इंग्लैंड की अखबारों में जो कुछ भी छपता था वही चीज़ हिंदुस्तान की अखबारों में भी छप जाती थी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। इसमें करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। ये सारी बातें हिंदुस्तान के अखबारों में छपती थी, जो कि उससे पहले इंग्लैंड के अखबारों में छपी होती थी। रानी एलिजाबेथ के जन्म पत्री भी छपे और उनके पति प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्ड की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। धूमधाम थी, बड़ा शोर शराबा था कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आ रही हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, यानी तैयारी तो इंग्लैंड में हो रही थी, लेकिन उसकी जो गूंज है वो हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तो तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, यानी दिल्ली में उतरेंगी, उनके लिए तो कुछ होना ही चाहिए था। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए था। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वाह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। यानी रानी एलिजाबेथ के आने की खुशी में, उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए नई दिल्ली को पूरी तरह से सजाया गया था। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें तो थीं कि जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल भी साफ हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, यानी पूरी पेंट वेंट कर दी गई चारों तरफ। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम कौन है? तो जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान में एक ऐसा लीडर गुजर चुका है जिसने बहुत अत्याचार किए हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, राइट। तो लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी कि रानी एलिजाबेथ जब हिंदुस्तान आ रही हैं और जब वो देखेंगी कि जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं है, उनके पूर्वज की नाक ही नहीं है, तो वो क्या सोचेंगी, इससे तो हिंदुस्तान की नाक ही नहीं रहेगी। यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने कटाक्ष किया है इज़्ज़त के ऊपर, राइट। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, एक लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे, किसी वक्त आंदोलन भी हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे और इस पर गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। अखबारों के पन्ने रंग गए थे, यानी इसी मैटर में अखबारों में खबरें छापी जा रही थीं। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए।
और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कि हाँ हटा दी जाए और कुछ विपक्ष में थे कि नहीं नहीं हटानी चाहिए, और ज़्यादातर लोग तो खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच पाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घर में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। तो लाट किसे कहते हैं? जो मूर्ति होती, स्टेच्यू होती है, उसको कहते हैं लाट। तो उसके लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बढ़ गई कि रानी एलिजाबेथ आएंगी, अगर वो देखेंगी कि उनके पूर्वज की नाक ही नहीं है तो वो क्या सोचेंगी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों यानी भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि आखिर क्या किया जाए। सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यानी अगर जॉर्ज पंचम के स्टेच्यू की जो नाक है अगर वो गायब हो गई है, अगर वो नाक नहीं रहेगी तो हमारे देश की भी क्या इज्जत रह जाएगी। रानी एलिजाबेथ के सामने उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हाल में इसका नाक ज़रूरी है। और ये तय होते ही एक मूर्तिकार को ये हुक्म दिया गया कि वो फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो जाए। मूर्तिकार ऐसे तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। उसने आते ही हुकामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी सबके चेहरे पर, सभी उदास थे। उन सब की हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि ये लाट जो है, ये जो स्टेच्यू है, कब और कहाँ बनी थी, और इस स्टेच्यू के लिए, लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा, मानो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है जो मूर्तिकार ने पूछा है। खैर मसला हल हो गया। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों को देखा गया, पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने बयान दिया कि सर मेरी ख़ता माफ़ हो, सब फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छाए गए। एक ख़ास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो जॉर्ज पंचम की नाक लगनी ही लगनी है, और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो मत परेशान होइए, परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। अब ये जवाब सुनकर कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते बड़े फ़ख्र से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत तो है सिर्फ खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो हताश होकर के लौटा, मायूस होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन शर्त यह है कि अखबार वालों तक ये बात ना पहुँचे। सभापति की आंखों में मूर्तिकार की ये बात सुनकर चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए।
सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वो बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाक उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोह की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। उसने कहा, पूरे हिंदुस्तान के परिक्रमा कराया, पूरे हिंदुस्तान घुमाया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाक का भी नाप ले लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक इन सभी नाकों से छोटी निकली। यानी जॉर्ज पंचम की इस नाक से सभी लोगों की नाक बड़ी निकली, जॉर्ज पंचम की नाक छोटी हो गई। सुनकर सब हताश हो गए, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं कमलेश्वर, उन्होंने कटाक्ष किया है और ये कहा है कि यानी कि हमारे देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं, उन सभी की इज्जत जॉर्ज पंचम की इज्जत से काफ़ी बड़ी है। राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार था नहीं। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। कमरे में कमेटी बैठी हुई थी, उसके दरवाजे फिर से बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाया गया, साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और फिर ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को थी नहीं। ये सब तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वो उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वो दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वो भी बुद्ध के लिए, यानी कि वो भी स्टैचू के लिए। तो इस चैप्टर में जो राइटर है वो कहते हैं कि जो मानसिक गुलामी है, यानी देश आज़ाद होने के बाद भी
हम हिंदुस्तानियों की जो मानसिक गुलामी है वो अभी भी है। उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज को अपनाते रहे हैं और उनके रीति रिवाज रहन सहन के आगे खुद के रहन सहन को कमतर समझते आ रहे हैं। तो उन्होंने कंपैरिजन किया जॉर्ज पंचम की नाक यानी इज्जत और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ तक कि बच्चों की नाक यानी इज्जत के बीच। और जॉर्ज पंचम की इज्जत हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और बच्चों से भी छोटी है। तो ये एक तरह से कटाक्ष है कमलेश्वर जी का। तो एक तरह से ये उन्होंने कटाक्ष किया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।